अब हमारे दूसरे जो हमारी वक्ता हैं वह भी साहित्य की दुनिया में लगभग ऐसी ही स्थिति में हैं, अलका सरावगी जी। हम जानते हैं कि कलिकथा वाया बाईपास, शेष कादंबरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, जानकीदास तेजपाल मेंशन जैसी महान उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए हैं। कई साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों से वे सम्मानित है। कहानी संग्रह उनके दो हैं और उनकी उपस्थिति ही हिंदी की दुनिया में या लिखने की दुनिया में या पूरे समूचे भारतीय साहित्य की दुनिया में अपनी एक जगह रखती है। और न केवल उनका लिखा हुआ बल्कि उनकी शख्सियत भी लगभग कुछ इसी तरह से है। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अलका सरावगी जी को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अलका जी। नमस्कार साथियों, सहकर्मियों और मेरे अनुज और अग्रज सभी जो हमारे साथ हमारे सहगमन करने वाले हैं, संगमन से लूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने बड़ी उम्मीद की थी कि मतलब जिस उम्मीद से मैं आई थी कि रचनाकारों को सुनूंगी, उनके आत्म और उनके अंदर बाहर के स्पेस को, लेकिन ये तो एक अद्भुत अनुभव था जो आपने राधा कृष्णन जी ने सुनाया। और बिल्कुल एकदम एक नई सी बात थी कि हमारा जो ये अंदर का स्पेस है और ये जो हमारा बाहर का स्पेस है, इसके बीच में हमारी किस तरह की आवाजाही और हमारी किस तरह बातचीत होती है एक शिल्पकार के मन से। तो ये बात बहुत ही मुझे अच्छी लगी। अब मैं कुछ अपने डायलेमास पर, चूंकि आज का जो विषय है कि रचनाकार और उसका द्वंद्व, तो कुछ बातें मैं अपनी कहूँगी जो कुछ मुझे लगता है कि शायद आप सबके अंदर से कहीं ना कहीं वो रेवरबरेट करेंगी वो बातें। क्योंकि देखिए कि एक तो मैं कितना कहूँ और मैं कितना ज़्यादा कहूँ कि मुझे लगता है मैं कितना भी ज़्यादा कहूँ लेकिन मेरा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर बहुत एक कम ही रहने वाला है। कारण यह है कि यदि आप हमारे संगमन के प्रतिभागियों की सूची देखिए तो 30-35 लोगों में हम सिर्फ 5-6 लेखिकाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी रचनात्मकता का द्वंद्व है, ये क्या हमारी एक माइनॉरिटी में होने से क्या कहीं कुछ बढ़ तो नहीं जाता है? क्योंकि देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक साहित्य लिखा ऐसा हम मानते हैं, तो उन्होंने स्त्री लेखन को सिर्फ फुटनोट में लिखकर छोड़ दिया, सिर्फ नामों का जिक्र करके छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक द्वंद्व था, जो हमारा संघर्ष था, वो इस फुटनोट से भी बाहर आने का भी एक संघर्ष है कि हम सिर्फ फुटनोट तक ही नहीं रह जाए। अब चूंकि एक किस्सा को हूँ मैं, मेरे कुछ उपन्यास हैं, कहानी संग्रह हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी रचनात्मकता और द्वंद्व पर कुछ किस्से भी सुनाऊं। तो देखिए कि जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया, जब एक आधी कहानियाँ लिखी थी, तो हमारे गुरु थे अशोक सेकसरिया, उनके घर पर कुछ कवि और लेखक, बड़े बड़े लेखक सब आते रहते थे, उनको सुनने का, जानने का मौका मिलता रहता था। तो एक दिन किसी एक बड़े कवि आए हुए थे। जब वो चले गए, अगले दिन मैं जब गई अशोक जी के यहाँ, तो उन्होंने मुझे हंसकर कहा कि जानती हो तुम्हारे लिए वो क्या कह रहा था? तो मैंने कहा बताइए। तो उसने कहा कि इज शी सीरियस अबाउट राइटिंग? तो मुझे लगता है कि देखिए, जब एक स्त्री लिखती है तो उसको अपने जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में एक सीरियसनेस का भी कहीं ना कहीं उसका प्रमाण उसको देना पड़ता है। और एक किस्सा जो याद आता है और मन करता है कि आपको सुनाऊं यहाँ पे, कि जब मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो कृष्णा सोबती आई। उनकी काफ़ी उम्र थी और वो आई। मैंने उनका आभार जताया कि आपने कष्ट किया आने का। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये पुरस्कार तुमको ही मिला है, तो इसलिए ताली बजाने के लिए तो मुझे आना ही था। तो ये देखिए कि हालांकि अब तो हालात बदल गए हैं और हमारी जमात बहुत बढ़ते बढ़ते, अब तो आप जानते हैं कि बुकर तक भी हम ही पहुँचे हैं। तो इसलिए ये तो अब इस बात पर कि तो आप भी इससे सहमत होंगे कि इस बात को तो छोड़ा जा सकता है। तो आज का जो विषय है कि मेरी रचनात्मकता और मेरे द्वंद्व, जो बसंत त्रिपाठी जी ने कहा कि अपने आत्म के बारे में बात किए बिना आज की बात नहीं हो सकती है।
तो क्या एक स्त्री होने से मेरी रचनात्मकता के द्वंद क्या सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ? एक बार अहमदाबाद की बात है, एक स्त्री विमर्श पर सेमिनार में नामवर सिंह ने अपने वक्तव्य में स्टेज से कहा कि स्त्री विमर्श ने जितना स्त्री लेखन का नुकसान किया उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया। हो सकता है कि नामवर जी, जो कि मैं ऑडियंस में बैठी थी, तो शायद मेरे लिए ही मरहम लगा रहे थे, क्योंकि तब तक एक हिंदी के बड़े संपादक अपने संपादकीय में ये सवाल उठा चुके थे कि कलिकथा वाया बाईपास का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है, वो एक पुरुष है, तो इसमें अलका सरावगी कहाँ है? यानी कि यदि अलका सरावगी एक पुरुष पात्र को लेकर लिख रही हैं तो वो एक तरह का डीफेमिनाइजेशन है, यानी कि आप अपने स्त्रीत्व को नकार करके एक पुरुष की अस्मिता ओढ़कर आप कोई कृतिका की रचना करते हैं। तो सवाल मेरे मन में जो तुरंत उस समय आया था कि जब शरद चंद्र परिणीता और चरित्रहीन जैसे नारी प्रधान उपन्यास लिखते हैं तब उन पर ये सवाल कोई नहीं उठाता है, तो क्या जब स्त्री लिखती है तो उससे सिर्फ उससे एक स्त्री होने का अनुभव ही वो लिखे? यही उससे लगातार ये अपेक्षा उससे की जाए कि उसको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना चाहिए? तो आप ये समझिए कि जो बड़े मुद्दे हैं, हमारे समय के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो हमारे जैसे समझ लीजिए कि राइटिंग द नेशन, या जो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जो इस तरह के माइग्रेशन के, ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, जो आज भी अगर आप अखबार खोलेंगे तो आपको वो मुद्दे रोज़ आपको दिखाई पड़ते हैं कि किस तरह से किन चीज़ों का किस तरह से, मतलब एक लगातार जैसे एक टर्मोइल है, एक लगातार उफान हो रहा है। तो क्या स्त्री को उन सारी विषयों पर नहीं लिखना चाहिए? तो ये एक सवाल तुरंत मन में उठता है। हरीश त्रिवेदी, जो कि अंग्रेज़ी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, माने जाते हैं, उन्होंने एक कलिकथा पर एक रिव्यू लिखी थी द बुक रिव्यू में। उसकी टाइटल उन्होंने दी थी, जिसको आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा, अ वुमन राइट्स द नेशन इन हिंदी, डैश दे करके इन हिंदी, कि राइटिंग द नेशन जैसा कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसको एक वुमन लिख रही है, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, और हिंदी में लिख रही है, ये दूसरा आश्चर्य की बात है। तो मैं समझती हूँ कि नामवर जी ने जो कहा था कि स्त्री विमर्श ने जो नुकसान किया स्त्री लेखन का, वो मेरा ख्याल है कि उनका आशय यह था कि जब स्त्री विमर्श की बात हुई, जब स्त्री की मुक्ति की बात हुई, जब स्त्री को आज़ादी देने की बात हुई कि वो लिखे, अपने अनुभवों को लिखे, बिना डरे लिखे, बिना सेंसरशिप के लिखे, तो शायद कहीं ना कहीं उसका एक रिडक्शन ये हुआ कि स्त्री सिर्फ अपनी देह को लिखे, यानी कि वो अपनी देह के अनुभवों को, अपनी सेक्सुअलिटी को लिखे। लेकिन वो स्त्री एक बौद्धिक स्त्री भी हो सकती है, वो अपनी समय के जो बृहत्तर मुद्दे हैं, जो बड़े सिविलाइजेशनल मुद्दे हैं, जो सभ्यता के प्रश्न हैं, उन पर भी वो लिख सकती है। ये शायद कहीं एक पीछे छूट गया और उसको एक एजेंडा दिया गया कि तुम इस एजेंडा पर तुम लिखो, जो कि शायद एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और एक बहुत की था। लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी रचनात्मकता पर इन सारे विमर्शों का या इन बातचीत का कोई दबाव पड़ा, क्योंकि अब इसके पीछे भी एक स्त्री होने की ही मेरी मजबूती में मुझे लगता है कि थी। कि जब किशोरावस्था में जब मासिक शुरू हुआ तो माँ ने, दादी ने, सबने कहा ये मत छुओ, वो मत छुओ, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, तो मैंने उनके बरसने को मैंने कभी कोई परवाह नहीं की थी। तो मुझे लगा कि अब ये जो हिंदी साहित्य के पुरोधा आपको बता रहे हैं कि आप ये लिखिए या ये मत लिखिए, या ये क्यों लिखा, या इसमें आप कहाँ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मैंने उनकी आपत्तियों को बिल्कुल भी दर्ज नहीं किया। और मेरा जो 7वां उपन्यास है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, उसका भी प्रोटैगनिस्ट एक पुरुष ही है। अब अगर सच कहूँ तो मेरी रचनात्मकता के जो द्वंद हैं आज, वो शायद आप सबके अंदर वो द्वंद ज़रूर होंगे। मैं कुछ बात उन पर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एक लेखक के तौर पर इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने का जो हमारा स्वप्न था, वो अब लगातार जैसे असंभव होता जान पड़ रहा है। लगातार हमको ये प्रतीति होती है कि हम जो लिख रहे हैं उससे कुछ भी नहीं बदलता है, या वो कहीं भी नहीं पहुंचता है। अभी राधाकृष्णन जी ने जो बात कही कि अल्टीमेटली हम जो लिखते हैं उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि एक
पब्लिक का उसमें पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक का उसमें प्रभाव हो, या किसी के मन को, मानस को वो बदले, जो साहित्य का भी एसेंशियल फंक्शन है। हम जानते हैं कि रशियन लिटरेचर में या और दुनिया में तमाम जो बगावतें हुई, उन सब के पीछे लेखकों का एक बिल्कुल बहुत बड़ा एक रोल रहा, एक बहुत बड़ी भूमिका रही। तो ये अब लगभग जैसे एक असंभव सा लगने लगता है। हमारे एक अनार्किस्ट मित्र थे, विजेंद्र उर्फ विजू, जो पिछले महीने गुजर गए। उन्होंने जाने के पहले मुझे कहा कि ये जो गाज़ा में हो रहा है, जो जिस तरह से स्त्रियों का, बच्चों का, बूढ़ों का कत्लेआम हो रहा है, अब सारी बातों ने मुझे नहीं तोड़ा, लेकिन इस बात ने मुझे तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि हम सब रोज टूट रहे हैं, हमारे जाने बिना जाने हम, लेकिन रोज टूट रहे हैं। रोज थोड़ा करके हम टूटते हैं। हमारा जो भरोसा है दुनिया पर, जो दुनिया के एक अच्छे होने का या अच्छे होने की चाहत भी होने का, वो भी लगातार टूटता जा रहा है। हम अपने परिवार में देख सकते हैं, अपने समाज में, अपने आसपास देख सकते हैं, और वहाँ से लेकर के जो ट्रंप और पुतिन कर रहे हैं या बाकी सारे लोग, वो आप देखिए कि ये सारे लोग जैसे छेनी हथौड़ी लेकर के रोज आपके अंदर से कुछ तोड़ते जाते हैं। और तो कुछ और, हम सब मिलकर भी इस धरती का हवा, पानी, आकाश, जो मिट्टी है, सबको हम खुद तोड़ने में लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये देश की राजधानी और देश के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर जाड़े में ये गैस चेम्बर में बदल जाते हैं। और आपको शायद पता न हो या पता हो भी कि सिर्फ यूक्रेन और इजराइल ही नहीं है, इस दुनिया में फ़िलहाल 56 इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जिनमें लगातार युद्ध चलता रहता है। अमिताभ घोष जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये इनका क्लाइमेट पर क्या प्रभाव है, इसका कोई अध्ययन, कोई डेटा कहीं दिया नहीं जाता है। और वो क्यों नहीं दिया जाता है, ये तो बिल्कुल आराम से आप गैस कर सकते हैं। अभी इसी फरवरी में मुझे डीडी कोसाम्बी भाषण देने के लिए मुझे गोवा में आमंत्रित किया गया था, और मैंने जो विषय चुना था कि हम सब जैसे एक आत्महंता सभ्यता बनते जा रहे हैं। यानी कि हम जैसे एक आदमी जब ये निश्चय कर लेता है कि वो आत्महत्या करने वाला है, तो उसका जिस तरह का उसका बात व्यवहार या उसका जो चलन आचरण होता है, लगभग हमारा आचरण उसी तरह का हो गया है। तो अब सवाल ये है कि हम जो लेखक जो कहानियाँ लिख रहे हैं, हम कौन सी भाषा में, कौन सी शब्दावली में, कौन से औजार लेकर के हम लगातार ये जो दुनिया जो बढ़ती जा रही है, कभी वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर, अभी भी आप देखिए कि लगभग वही लगातार चलता रहता है, धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, ये जो लगातार बांटी जा रही सभ्यता है, इसमें हम कौन सी भाषा में लिखें जो ये सभ्यता ये अपने इस आत्महत्या की ओर जाती हुई इसको हम रोक सकें, और कौन सी ऐसी कहानियाँ गढ़ें जिससे कि इंसान में इंसानियत जाग उठे। तो अब देखिए कि मैं अब कुछ बातें अपने लेखन से इतर भी करना चाहूँगी। हालांकि मेरा एक नया उपन्यास अभी अगले महीने ही आ रहा है, जिसका नाम है कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन, दिल और दरारें, जो एक हिंदू मुस्लिम प्रेम कथा पर मुख्य रूप से आधारित है, और जो एक संघर्ष है लगातार, जो कुछ और होने का और कुछ और नहीं होने का, उस पर आधारित है। लेकिन उसके अलावा मैं सोचती हूँ कि मेरी रचनात्मकता के अंदर भी द्वंद्व तब पैदा होता है जब मैं कुछ ऐसा पढ़ती हूँ जो मैंने कभी नहीं लिखा, या शायद मैं कभी लिख भी न सकूँ। तो अभी यहाँ प्रियंवद जी उपस्थित हैं, इनकी एक कहानी अभी समालोचन में छपी, अबू आंद्रे की खुजली। तो एक तो देखिए कि ये नाम कि अबू आंद्रे, कि ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। ये लेखक है, जिन्होंने कहानी नहीं पढ़ी उनको बताती हूँ, जो किसी विदेशी अखबार के लिए लिखता है और तरह तरह के जुमले शीर्षक में बनाता है। एक आध जुमले भी बताती हूँ। दीमक और अधूरे स्वप्नों की जुगलबंदी, उंगली पकड़कर साथ चलता हुआ उबा ईश्वर, और फिर ये खुजली की जो मेन प्रसंग है। एक विचित्र कौतुक पैदा करती है ये कहानी, जो ये खुजली के बारे में और उससे छुटकारा पाने या उससे राहत पाने के तमाम उपायों के बारे में बात करती है। और इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आपको इतने सारे ऐसे दीनहीन पात्र आपको कहानी में चलते फिरते, बैठे उठते नज़र आते हैं, जो इस शहर के बारे में
कुछ लोगों की बात कहूँ तो जूता सीलने वाले, दीवार पर कंडे थापने वाले, खच्चरों के खुरों में नाल ठोकने वाले, लालटेन मरम्मत करने वाले, दांत उखाड़ने लगाने वाले, बिना पैरों वाले पति को विकलांग को गाड़ी में बैठाकर भीख मांगने निकली औरत, मज़ार पर अंगूठी बेचने वाला गूंगा, नाई वगैरह वगैरह। और इस कहानी में एक नाटक आता है। ये मैंने इस कहानी को चुना आज बोलने के लिए, क्योंकि मैं जो आपको अभी अपना जो डीडी कोसाम्बी लेक्चर का और हमारी सभ्यता के लगातार आत्महत्या करने की ओर जाने का जो बता रही थी, इसमें ये जो लेखक है अबू आंद्रे, ये एक नाटक देखने जाता है, तो नाटक की समीक्षा उसको लिखनी है, तो उसके जो वाक्य हैं वो देखिए जो नाटक से वो उतार के लाता है। मेरे चारों ओर उन्मादी समय है, लोगों के चेहरे फुफकारती उत्तेजना और विकलांग उम्मीदों से विकृत हो चुके हैं। उनकी रगों में खून की जगह कई सदियों से संजो कर रखी गई नफरत और कई सदियों तक इतिहास की भट्टी में उबाल कर पकाई गई वहशत दौड़ रही है। ये वो नाटक के वाक्य हैं। ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि किसी भी कहानी को यहाँ इस तरह समेटा नहीं जा सकता है, परंतु इस कहानी में जो एक संभावना दिखाई पड़ती है अपने समय की नब्ज़ पकड़ने की, यानी कि उसकी जो हरारत है, उसका जो बुखार है, उसको पकड़ने की, उसको समझने की जो एक काबिलियत, एक चेष्टा यहाँ दिखाई पड़ती है। और एक बड़े कौतुक भरे डिवाइस के ज़रिए, यानी कि अबू आंद्रे की जो खुजली है, ये बहुत रिमार्केबल है, बहुत एक तरह से एक पढ़ने वाले को भी एक तरह की बेचैनी में डालती है। और अगर ये कहें कि रचनात्मकता के द्वंद्व क्या हैं, तो सबसे अधिक इस बात को मुक्तिबोध ने जितनी अच्छी तरह लिखा है, हम समझते हैं कि हम सभी उसी बात उनके मुरीद हैं, और खासकर इस बात की कि यह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की, मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि मुझे बताया नहीं गया था कि कितना बोलना है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों को मैं सुनना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी। एक बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था। सवाल ये नहीं है कि कितना बोला गया, सवाल ये है कि क्या बोला गया। और एक स्त्री लेखन वाले मुद्दे से उठ करके मुक्तिबोध तक आई अलका जी, एक बड़ा कैनवास था और जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। मुक्तिबोध सचमुच इस पूरे विषय में कई कई तरीके से लोगों को मुक्तिबोध याद आएंगे। अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है, आत्मीयता के योग। अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है, आत्मीयता के योग्य में सचमुच नहीं। इस जमाने से आंख मिला करके जिस तरह से बात करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अलका जी ने ठीक उठाया कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास दृष्टि में एक तरह से फुटनोट्स में लेखिकाओं को रखा, और ये जो संघर्ष है, ये जो तड़प है, ये उस फुटनोट से आगे आकर के मुख्यधारा में आने की भी एक यात्रा है। और अलका जी और तमाम सारे लोगों को पढ़ते हुए हम जानते हैं कि उनकी इतिहास दृष्टि में कितनी दुरुस्ती की संभावना है और लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। एक बात मैं केवल जानकारी के लिए कि यहाँ पर भी जैसा कि अभी कहा कि 5-7 स्त्री रचनाकार उपस्थित है, यहाँ पर 6-7 लोग और प्रस्तावित थे, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से बिल्कुल अंतिम समय में उन्होंने वो किया। और ये हमारा विषय भी है। देखिए कि कल मैं अपनी बात जब करूंगा अपने वक्तव्य में तो इसको थोड़ा उल्लेख भी करूंगा कि इधर चल करके एक और चीज आई है कि किन आयोजनों में, लिटफेस्ट में और इस तरह के आयोजन में, किस तरह के आयोजन में हम जाना चाहते हैं, और हमने अपनी प्राथमिकता में किस तरह की चीजों को तय करना शुमार कर लिया है और उससे निर्देशित होकर के बल्कि जुगत उड़ा करके वहां जाने की कवायद करने लगे हैं। इसका भी एक बहुत गर्हित रूप जो है हिंदी ही नहीं पूरे भारतीय भाषाओं के साहित्य और कला में दिखाई पड़ता है। तो ये केवल जानकारी के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अंतर के द्वंद्व को बाहर की चकाचौंध से जो ढकने की बहुत सारी जो मुश्किलें हैं, वो सारी मुश्किलें इधर चल करके सतह पर आने लगी है, लेकिन फिर भी कम दिखाई पड़ती है। बहुत साहस के साथ
उसकी ओर संकेत करना पड़ता है। और सचमुच अलका जी ने अपने वक्तव्य में उस ओर इशारा किया। मैं इस बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।